नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। जामा मस्जिद में लड़कियों के जाने पर बैन पर कहां कहां बवाल मचा है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के झांसी प्रयागराज दौरे पर क्या है सियासी मायने। तो उधर गुजरात के चुनावी रण में गरजे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं आरक्षण पर बघेल कैबिनेट ने क्या कुछ फैसला लिया है, तो इसी पर आज रिपोर्टर लाइव में तमाम बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर होगी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको हर खबर पर अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो सबसे पहले खबर आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों का प्रवेश रोकने पर बवाल शुरू हो गया है। तो विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में हैदराबाद के सांसद ओवैसी से सवाल किया है। तो बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहते हुए कटाक्ष किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के जामा मस्जिद पर मुस्लिम लड़कियों को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। मस्जिद के अंदर यदि कोई लड़की अकेला जाती है तो उसको रोकने की जो है पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़की को पूरी तरीके से मस्जिद के अंदर रोक लगा दी गई है। वहीं हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने साफ साफ हैदराबाद के सांसद ओबीसी पे सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम हैदराबादी जो सांसद है ओबीसी, वो तो मुस्लिम लड़कियों को जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मुस्लिम लड़कियों को मस्जिद के अंदर रोक लगा दी गई कि यदि अकेली लड़की मस्जिद के अंदर जाती है तो उस पर पूरी तरीके से रोक है। यदि कोई किसी के साथ में अंदर जाएगी तो उसको प्रवेश किया जा सकता है। यदि अकेली लड़की अंदर जाती है या मुस्लिम लड़की मस्जिद के अंदर प्रवेश करती है तो उस पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद के बाहर जो है तीनों गेटों पे नोटिस चिपका दिया गया है कि अकेली लड़की की अंदर जो है एंट्री नहीं होगी। तो उसको देखते हुए आज विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को जो रोक लगाई गई है, तो जहां हैदराबाद के सांसद ओबीसी जो है लड़कियों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से अब इस मामले पर पूरी तरह तुल पकड़ लिया गया है। वहीं साथ साथ तमाम पार्टियां भी इस पर जो है तंज कसते हुए नजर आ रही हैं। कैमरामैन सैंकी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एलवीएम ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में भाग लेते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण किया है। और उन्होंने लोकार्पण करते हुए 307 करोड़ की सौगात दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा था, जहां उन्होंने शहर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। जानकारी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरह 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सरकार थी। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा, जब भी आप अपना जन कार्य शुरू करें तो उसे बुंदेलखंड से शुरू करें। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने उस समय देखा कि कई माफिया अवैध कब्जे कर रहे हैं, लोगों की निजी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। लेकिन अब योगी सरकार में इस तरह के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार दहाड़ रहा है और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को कुर्क कर रहा है। इसके बाद उन्होंने पेयजल की आपूर्ति के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम घर घर आरओ का पानी पहुंचाएं, जिससे लगभग आधी से अधिक समस्याएं समाप्त हो पाएंगी। उन्होंने कहा, पहले माफिया पुलिस और प्रशासन दोनों के ऊपर दबाव बनाकर काम करते थे, लेकिन अब यह स्थिति नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी दमदार हो, उसके खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये आज योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया। जब पहली बार उन्होंने झांसी दौरा किया तो उन्होंने झांसी के रिसोर्सेज खनिज संसाधन के बारे में बताते हुए कहा कि खनिज संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। आगे भी स्थिति में लगातार सुधार करते जाएंगे और प्रशासन को माफियाओं के खिलाफ पूरी छूट दी जाएगी। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए कैमरा पर्सन ब्रजेश परिहार के साथ अतुल वर्मा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संगम नगरी प्रयागराज दौरे पर भी रहे, जिसमें 1295 करोड़ की 284 विकास परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है प्रयागराज वासियों को। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा की अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़ी योजनाएं जो हैं उसका बाकायदा यहाँ से ऐलान किया
कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में आज का दिन खास तौर से यहाँ के लोगों के लिए सौगात भरा रहा। तमाम योजनाओं का न सिर्फ उन्होंने ऐलान किया, बल्कि आगामी नगर निगम में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के भी लोगों तक प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में अपना संदेश साफ कर दिया है कि तमाम पंचायतों में जब भाजपा के लोग पहुंचेंगे तो विकास में और गति आएगी। और इसी वजह से आज बड़ी संख्या में करीब 10,000 के आसपास प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जो लोग शामिल थे उनको मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए उनसे ये ज़रूर अपील की है कि आने वाले दिनों में वो विशेष तौर पर जो चुनाव होंगे उसमें ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही साथ संगम नगरी प्रयागराज में जो देश और दुनिया का ऐतिहासिक मेला, जो धार्मिक मेला लगता है, उसकी तैयारियों की समीक्षा भी करने के लिए बाकायदा समीक्षा बैठक की। कह सकते हैं कि एक मिनी सदन यहाँ पर लगी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न सिर्फ जो आला अधिकारी हैं वो संगम नगरी प्रयागराज पहुँचे और बाकायदा जो यहाँ पर परेड ग्राउंड में एक समीक्षा के लिए हाल है वहाँ पर वो लोग एक योजना बना रहे हैं कि 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ किस तरह से हो, क्योंकि पिछला जो कुंभ हुआ था उसमें देश दुनिया में काफ़ी नाम हुआ था। इस बार कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में माघ मेला होने जा रहा वो 25 के कुंभ का एक तरह से रिहर्सल कहा जा सकता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री खुद आए हैं और उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भव्य तरीके की तैयारियां इस बार के माघ मेले में की जाए, ताकि आने वाला जो 2025 का कुंभ है उसमें बड़ी तरीके से तैयारी करके देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश दे। जो इस देश की पहचान, सनातन धर्म की पहचान है, वो देश दुनिया तक पहुँचे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव ना तो विधायक और ना ही सरकार चुनने को लेकर है, बल्कि यह अगले 25 सालों के लिए राज्य की किस्मत को तय करेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। गुजरात में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी काफी तेजी से हो रहा है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात गृह राज्य है, उसके लिए बीजेपी के बड़े बड़े फ्राइन ब्रांड नेता प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 27 सालों का जो बीजेपी का शासन है गुजरात में, उस किले को बचाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। यदि इस बार भी पार्टी सत्ता में बने रहने में कामयाब रहती है तो वो सबसे ज्यादा समय तक किसी राज्य में सत्ता में बने रहने के सीपीआईएम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। यही कारण है कि बीजेपी और उसके तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 20 रैलियां कर चुके हैं। पार्टी ने उनके लिए कुल 51 रैलियों का कार्यक्रम तैयार किया है। गुजरात चुनाव को इसलिए अहम बताया जा रहा है कि इसके बाद साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। गुजरात चुनाव प्रचार कर रहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि ये चुनाव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए साल 2024 के आम चुनाव में जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस बार कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि वो आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ रही है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। तो एनआईए ने कोर्ट से कहा कि उसे सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में बिश्नोई से पूछताछ करने की जरूरत है। तो इसी खबर पर रोशनी डाल रही हैं हमारी सहयोगी आकांक्षा त्रिपाठी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई, जिसको मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए की रिमांड पर 10 दिन के लिए भेजा गया है और अब कहा जा रहा है कि एनआईए पूछताछ करेगी और पाक कनेक्शन को लेकर भी पूरी जानकारियां लेगी। एक दिन पहले ही उसको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद कोर्ट ने इसकी कस्टडी एनआईए को दे दी है। एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। 10 दिन का समय एनआईए की टीम के पास होगा और इस दौरान टीम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं से भी बातचीत करेगी, उस पर भी जानकारी लेती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, तो इस कनेक्शन को लेकर भी बातचीत और जानकारियां लेती हुई एनआईए की टीम नजर आएगी। देखिए, मामला जो है बहुत पुराना है और काफी महीने इस मामले को बीत चुके हैं और लगातार जांच जो है वो जारी है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूछताछ काफी टाइम से चल रही है। इस पर कई मामले दर्ज हैं, कई आपराधिक गंभीर
मामलों में ये जेल में बंद था और अब इसकी कस्टडी जो है पुलिस को दी गई है, एनआईए को दी गई है। एनआईए इसकी 10 दिन की रिमांड के अंदर पूछताछ करेगी और मामले को साफ करने का कोशिश करेगी कि पाकिस्तान से आखिर इसका क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान से इसका क्या लेना देना है। इसका आतंकवादी गतिविधियों में भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है और उसको लेकर भी जांच पड़ताल पूरी की जाएगी। एनआईए की टीम इससे जुड़े हुए तमाम जो कड़ियां हैं उनको भी जुड़ाने की और जुटाने की कोशिश करेगी। अब देखिए 10 दिन के बाद ये मामला साफ हो पाएगा। जब एनआईए की टीम का टाइम जो है 10 दिन का होगा, पूछताछ जब चलेगी उसके बाद काफी हद तक चीजें साफ होंगी और ये पता लग पाएगा कि आखिर पाकिस्तान से क्या कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई का है। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी। वही फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, तो कोर्ट ने 12 दिसंबर के लिए सुनवाई को टाल दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा झा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जैकलिन सुनवाई के लिए कोर्ट भी पहुंची, लेकिन आज सुनवाई टाल दी गई। आज सुनवाई नहीं हो पाई और 12 दिसंबर तक के लिए कोर्ट ने ये सुनवाई टाल दी है। अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन के खिलाफ, जहां पर जैकलिन और जो सुकेश के वकील हैं वो अपनी दलीलों से कोर्ट को ये बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप उन पर लगाए हैं वो सही नहीं है, वो बेबुनियाद है। वहीं कोर्ट भी इन वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तय करेगी कि जो आरोप जैकलिन के ऊपर लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, वो आरोप बनते हैं या नहीं। जबकि जो जैकलिन के वकील हैं वो अपनी दलीलों से यही बताने की कोशिश करेंगे कि जैकलिन पर जो धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। तो जैकलिन है वो खुद सुकेश चंद्रशेखर की धोखाधड़ी की शिकार बनी है और उन पर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। निकांत गुप्ता के साथ मैं पूछा। तो वहीं गुरुवार को छत्तीसगढ़ में बघेल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 32% आदिवासी आरक्षण को बढ़ाने पर मुहर भी लगा दी गई है। तो इसकी पड़ताल की है हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला ने। आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण समेत कई अन्य मुद्दों पर काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रही थी। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण को लेकर 1 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। आज कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर सृष्टि पांडे नाम की एक ग्रेजुएट युवती ठेले पर चाय बेच रही है। तो चाय बेच रही सृष्टि पांडे ने अपने इस दुकान का नाम मिस इंडिया SDR चाय वाली रखा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव। श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर पुलिस आरोपी आफताब से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं जिससे कि पुलिस जो है आरोपी आफताब को कड़ी सजा दिलवा सके। इसी के चलते पुलिस जो है आरोपी को आज पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए ऑफिस लेकर के गई है, जहां पर उससे पुलिस ने लगभग 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिन सवालों को लेकर के आरोपी से पुलिस जो है पूछताछ करेगी। हालांकि इसमें अभी तक आपको बता दें कि पुलिस जो है लगातार आरोपी से उसके शर का जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक ना ही श्रद्धा का सिर हाथ लगा है और ना ही कोई ऐसे ठोस सबूत हाथ लगे हैं जिससे कि आरोपी को सजा दिलवाई जा सके। पुलिस जो है आरोपी आफताब को इसी मामले में पूछताछ के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ऑफिस लेकर के गई है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस जो है अभी तक आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। इसके बाद भी आरोपी कोई भी ठोस सबूत पुलिस को नहीं दे रहा है, जिससे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके है। धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर सृष्टि पांडे नाम की एक ग्रेजुएट युवती ठेले पर चाय बेच रही है। तो चाय बेच रही सृष्टि पांडे ने अपनी इस दुकान का नाम मिस इंडिया SDR चाय वाली रखा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश यादव।
सिद्धार्थनगर जिले में एक एमएससी की छात्रा जो कि आत्मनिर्भर अपने बदौलत एक चाय की दुकान यहाँ खोल रखी है, जो कि मैथ से एमएससी किया, अभी सेकेंड ईयर में पढ़ती भी है। वो आप देख सकते हैं किस तरह से चाय बेच रही हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए उनका कहना है कि हम खुद ये चाय की दुकान अपने शौक़ से की हूँ कि जो अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। तो सिद्धार्थनगर ज़िले में इस तरह का मामला देखने को मिला, जो कि एमएससी की मैथ की छात्रा है जो अपने पैरों पे खुद खड़ा होने की बात कर रही है और कह रही है कि जो कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकूँ, अपने परिवार का पोषण पालन कर सकूँ। तो ये अपने बदौलत एक चाय की दुकान यहाँ खोल रखी है और चाय की दुकान चला रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तो यहां प्रशासन ने अतिक्रमण के चलते 35 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव सिंह। जय श्री राम इसमें मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बाबा का बुलडोजर एक बार पुनः चल गया है। पहले बाबा का बुलडोजर गुंडों माफियाओं पर चलता था, लेकिन कल बाबा का बुलडोजर अयोध्या के व्यापारियों पर चल गया है। अयोध्या के व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन ने अपनी मनमानी करते हुए हमारे दुकानें तोड़े हैं, और इस पर जब पत्रकारों ने एडीएम अमित सिंह से जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि लगभग भक्ति पथ पर लगभग 36 दुकानें पड़ती हैं, जिस पर 36 दुकानों में लगभग 18 दुकानें जो अपनी सहमति से दिए, और जिसमें 16 दुकानें जो व्यापारी थे, 16 व्यापारी जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दिए। उसके बाद उसके विरोध करने पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। अयोध्या से अभिनव सिंह। तो वहीं डोईवाला के शुगर मिल में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना किसानों के विरोध के बीच पेराई सत्र 2022 और 23 का शुभारंभ कर दिया है। तो गन्ना किसानों की मांग है कि सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और उसके बाद विरासत की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सके। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। राज्य के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2022-2023 का शुभारंभ किया, लेकिन मंत्री को किसानों के विरोध का भी यहां पर सामना करना पड़ा। गन्ना किसान लगातार गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग यहां पर कर रहे थे और पिछले 48 घंटों से गन्ना किसान लगातार शुगर मिल के आगे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जैसे ही गन्ना मंत्री पेराई सत्र का शुभारंभ करने के लिए यहां पर पहुंचे, गन्ना किसानों ने फिर से एक बार फिर गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग और गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग यहाँ पर की। किसानों ने कहा कि उनका पिछला बकाया भी अभी बाकी है, जो शुगर मिल के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में सरकार को पेराई सत्र में गन्ना किसानों को लाभ देना चाहिए, गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और गन्ने का जो समर्थन मूल्य हो वो अन्य राज्यों से बढ़ा हुआ हो, क्योंकि उत्तराखंड के लिए किसान महत्वपूर्ण भूमिका अदा यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर किसानों के हित की बात करती है तो फिर किसानों के हित के लिए काम भी होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि गन्ने के जो पेराई सत्र की शुरुआत है वो पूरे प्रदेश भर में हो चुकी है। गन्ना मंत्री अब देखना यह होगा कि गन्ना किसानों की जो मांग है उस मांग पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरामैन हसुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं अमरोहा के बछवाई थाना क्षेत्र के गांव पतेवा में घरों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। तो छापेमारी की कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की नकली दूध भी पकड़ा गया है, तो जिसके बाद नकली दूध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध का कारोबार करने वालों के यहाँ पर छापेमारी की है, जहाँ पर छापेमारी करके खाद्य विभाग की टीम ने 1.25 लाख रुपए की नकली दूध बनाने की सामग्री और 190 लीटर नकली दूध बरामद किया, जिसको खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। पूरा मामला बछरायू थाना क्षेत्र के गांव पतेवा का है, जहां पर पतेवा के रहने वाले रविंदर कुमार के घर में खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री बरामद की है, जहां पर एक D3 फ्रिज और सोयाबीन ऑयल और अन्य सफेद दूध जो कि पूरी तरह से बैन है, ऐसी कुछ सामग्रियां पुलिस वहां पर खाद्य विभाग ने बरामद की हैं और सभी को पूरी तरह से जब्त कर लिया है और उसको जो वहां पर दूध मौके से बरामद हुआ है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रेस नोट जारी करके दी है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। वहीं बदायूं में एम्बुलेंस 102 और 108 के जिला प्रबंधक सुनील चौधरी को सेवा प्रदाता
कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है। तो करीब 6 महीने से चल रही जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो इसी कार्रवाई पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पाल। जनपद बदायूं में एम्बुलेंस 108 और 102 के जिला प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी को सेवा प्रदाता कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई जांच के बाद की गई है। ये जांच लगभग 6 महीने से चल रही थी। जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। कंपनी ने इनकी जगह अभी कोई कर्मचारी नहीं लगाया है। इस काम को कंपनी के हेड नरेश जी देख रहे हैं। अभी कंपनी का कहना है कि हमारी तरफ से जांच चल रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंपनी द्वारा इस तरह के काम दिए जाने के बाद में कंपनी के प्रबंधक का कहना है कि कंपनी द्वारा ये काम दिया गया था। कंपनी में ये मामला 30 से 35% फर्जी PDR मिलान किया जाता था। उसके बाद में ये फर्जी पाया गया। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। तो वहीं आगरा के शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे में 2.5 साल के मासूम जिसका अपहरण कर लिया गया था उसे ढूंढ निकाला है। तो उसके साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। अपराध कहीं ना कहीं धरातल से शुरू होता है और बेहतर पुलिसिंग का उदाहरण कहीं ना कहीं आगरा पुलिस समय समय रहते देती है। आपको बता दें कि सागंज थाना क्षेत्र से एक मासूम को अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं की CCTV फुटेज के आधार पर जब उसका इंटरनेट मीडिया से सहयोग लिया गया तो पूछताछ के दौरान तमाम युवकों ने अपहरणकर्ता का हूबहू होना बताया गया। पुलिस तत्परता दिखाते हुए युवक की गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के बाद मासूम को वृंदावन से बरामद कर लिया। कहीं ना कहीं इस पूरे 24 घंटे के ऑपरेशन में बेहतर पुलिसिंग का आगरा ने बड़ा उदाहरण दिया है। मासूम जब परिवार से मिला तो कहीं ना कहीं बेहद खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखने की ये बात थी कि आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है। अपहरणकर्ता नजदीक आजमपाड़ा का बताया जा रहा है और खेलते समय बच्चे को वहां से अगवा कर वृंदावन की तरफ ले गया था। फिलहाल पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और परिवार को मासूम को सुपुर्द कर दिया है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं सहारनपुर में आयकर विभाग की दिल्ली से आयकर टीम की बड़े पैमाने पर कई नामचीन व्यापारियों, उद्यमियों और CA के यहाँ छापेमारी की है। तो इसी खबर की पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। दिल्ली और देहरादून से आए इनकम टैक्स के अधिकारियों ने आज सहारनपुर में लगभग आधा दर्जन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में टैक्स चोरी करने वाले लोगों में एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। हड़कंप की स्थिति के बावजूद भी लगभग 3 बजे तक इनकम टैक्स की टीम ने जो है सहारनपुर में रहकर छापेमारी की है। इस छापेमारी से कई लोगों को रात की नींद भी हराम हो गई है। शरद कुमार सरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। तो वहीं सुल्तानपुर के थाना लंबुआ क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो जिसमें एक पिकअप में देर रात को गोवंश को ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उसको पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गोवंश को पिकअप पर लाद कर ले जाया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसके आधार पर टीम गठित की गई थी। थाना शिवगढ़ अशोक सिंह द्वारा गश्ती के दौरान 4 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में जाते देखा गया। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे और फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी और 3 लोगों को दौड़ा के पकड़ लिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, जबकि 3 लोगों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। तो वहीं संभल के नखासा क्षेत्र में 307 के आरोपी की गिरफ्तारी को दबिश देने गई पुलिस पर जमकर पथराव किया गया है, जिसमें दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बताते चले पूरा मामला जनपद संभल के नकासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय का है। यहाँ पर दबिश देने गई पुलिस पर 307 के मुलजिम ने हमला कर दिया, उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया। पुलिस पर इस तरीके से पथराव किया गया, उसमें एक दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।
पुलिस अपनी जान बचाकर कोतवाली पहुंची और आला अधिकारी को बताया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर बताया गया है कि जो आरोपी है 307 का रिजवान, वो वहां से फरार बताया गया है, जिसमें 6 लोगों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि 24 लोगों ने उस पर हमला किया गया था पुलिस वालों पे, और वहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीका से एक गली के अंदर हमला किया गया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा और 10 के नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी ही रिजवान की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो वहीं मेरठ के एक प्राथमिक विद्यालय का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां छात्रों को सुबह स्कूल में प्रार्थना की जगह मुस्लिम धर्म से जुड़े गीत गाते हुए दिखाया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। मेरठ में सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों को प्रार्थना की जगह उर्दू की तालीम दी जा रही है। मामला मेरठ के माशा ब्लॉक का है, जहां आदर्श प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को सुबह प्रार्थना की जगह उर्दू का गीत चलाकर उन्हें तालीम दी जा रही है। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिला प्रशासन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं जब बच्चों के परिजनों को जानकारी हुई कि उनके बच्चों को जबरन उर्दू की तालीम दी जा रही है और साथ में ये भी सूचना मिली है कि उस स्कूल में बच्चों को जबरन उर्दू भी पढ़ाई जा रही है, तो उन्होंने उस स्कूल में जाके हंगामा किया। हंगामा होता देख मौके से प्रधानाचार्य फरार हो गया। बच्चों के परिजनों ने जिला अधिकारी से भी इस मामले को लेकर शिकायत की, जहां जिला अधिकारी दीपक मीणा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए। वहीं जिला अधिकारी दीपक मीणा कहना है, यदि वीडियोस में जो सच्चे दिखाई दिया है, जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें बच्चों को उर्दू पढ़ाई जा रही है और बच्चों को उर्दू गीत पर तालीम दी जा रही है, अगर वह सही पाया गया तो प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।